मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं आपके सामने सिर्फ इसलिए आया हूं कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उस फैसले का जो एक छोटे से तबके ने रद्द अमल दिया, उस फैसले के ऊपर जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की, मैं मजबूर हूं आज आपसे बातचीत करने के लिए। देखिए, पहले एक चीज समझ आए कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो का मतलब यह है कि पाकिस्तान का कोई कानून कुरान और सुन्ना के खिलाफ नहीं जा सकता। तो जो जजेस ने फैसला दिया है वो आइन के मुताबिक दिया और पाकिस्तान का आइन कुरान और सुन्ना के ताबे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान फवाद अनवर। अपना आज का प्रोग्राम तो उसूली तौर पर जो मैंने फैसला किया था वो हम करते कराची की सूरत हाल पर, साथ साथ मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर। कौमी असम्बली का इजलास हुआ जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बार फिर मुफाहमती पॉलिसी का राग देने की कोशिश की, साथ साथ मुल्क की मजमूई मुआशी पॉलिसीज जो है उसके हवाले से अपने आज के प्रोग्राम में बात करनी थी और वजीर आजम के दौरे चीन को भी डिस्कस करना था। आज का दिन इसलिए भी खासा इंपॉर्टेंट रहा कि आसिया केस का फैसला आया, जिसके बाद हमने देखा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहिरीन की जानिब से एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। इस वक्त तक तो बात बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देती थी, लेकिन अब से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया और उन्होंने कौम से खिताब में यह जरूर कहा कि एक छोटा सा तबका है जो कि सड़कों पर निकलकर ये तमाम तर मामलात कर रखा है और उन्होंने ये तक भी मैसेज दिया है कि रियासत से टकराने की कोई कोशिश ना करे और अगर इस तरह से लोगों के अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाएगा या इस तरह के मामलात किए जाएंगे तो रियासत इन तमाम तर अवामिल से निमटना भी जानती है। तो अपने आज के इस प्रोग्राम में मैं जरा अब इसी उन्वान पर गुफ्तगू करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं उनको डिस्कस करने से काफी हद तक लोग इज्तनाब करते हैं, साथ साथ क्योंकि बहुत ही लोग इसमें लोगों के सेंटिमेंट्स भी हर्ट हो जाते हैं, लोग काफी ज्यादा टची होते हैं, तो बड़े मोहतात रहकर इस तरह की गुफ्तगू जो है वो की जाती है। तो क्या जो कौम से खिताब किया हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने, जो कि बर वक्त किया गया, तो क्या इतनी उजलत में ये खिताब करना चाहिए था या नहीं, या काबीना के कुछ अरकान जो है वो मिलकर इस मामले को हल कर सकते थे, या कोई कमेटी तश्कील दी जा सकती थी, या इस मामले से किसी और तरह से भी निमटने की कोशिश की जा सकती थी या नहीं। इन तमाम तर मामलात पर जरा दो टोक बात करेंगे और इस पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं जनाब हाजी हनीफ तैयब साहब। हाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आप हमें देने जा रहे हैं। गो कि ये इशू बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और जब तक ये मैटर सब जुडिस होता है हमारी भी कोशिश होती है कि इस तरह के इश्यूज को डिस्कस करने से इज्तनाब किया जाए। ये जरूर फरमाइएगा कि जिस तरह से हमने देखा कि सड़कों पर लोग निकल आए, एक केओस किसी सिचुएशन होती है, मीडिया भी इस तरह के अवामिल को स्प्रेड करने से इज्तनाब करता है, दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर भी, लेकिन जो कौम से खिताब किया इमरान खान साहब ने और उसमें स्पेसिफिक इब्तिदा में वर्ड इस्तेमाल किया कि एक छोटा सा तबका है जो कि ये तमाम तर मामलात कर रहा है, क्या आप कमेंट करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के कौम से इस खिताब पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दिल की अथाह गहराइयों से इस इंतहाई हसास उन्वान को आज ज़ेरे बहस लाने के लिए आपने आपके प्रोग्राम को दो टोक को वक्फ किया। अल्लाह आपको अजर दे, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं भी मुजाहरा कर रहे हैं, मेरी इत्तला के मुताबिक 220 शहरों और देहातों में और छोटे छोटे इलाकों में मुजाहरे हुए हैं। ठीक, ये सारे लोग जो हैं वो अपनी सियासत की दुकान की खातिर बिल्कुल मुजाहरे नहीं कर रहे, वो नबी की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो लोग कर रहे हैं। ठीक, और बुनियादी तौर पर तस्लीमा नसरीन ने जो गुस्ताखी की, वो तो आसिया ने जो गुस्ताखी की, उसके रद्द अमल के तौर पर यह वाक़या हो रहा है। इसके बारे में एक तो पहला मैसेज प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं देना चाहिए कि ये सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए कर रहे हैं। ये वो लोग हैं दरअसल जिनका ईमान है कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा,
نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، صحیح، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ دوسرا نقطہ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ انہیں خود اپنی کابینہ کے سلیکٹڈ لوگوں کی میٹنگ بلانی چاہیے تھی۔ مثال کے طور پر شاہ محمود قریشی ہوتے، صاحبزادہ ڈاکٹر نور الحق قادری، وہ عالم بھی ہے اور پی ایچ ڈی بھی ہیں، جی بالکل، وہ بھی ہوتے۔ اسی طرح سے پیر سید شام شاہ بخاری ابھی جو اوکاڑا سے جیتے ہیں، جی بالکل، اس ٹائپ کے مذہبی لوگوں کو بلا کر پرائم منسٹر ایک ان سے میٹنگ کرتے، اس موضوع کی حساسیت کی وجہ سے اس معاملے کو تحمل سے ٹھنڈے دل سے بات کرتے تو بہت اچھا تھا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ تصور کرنا کہ یہ چھوٹا سا طبقہ ہے، وہ چھوٹے سے طبقے نے آج فیصلہ سنا جی، اور پورے ملک کے 220 چھوٹے بڑے شہروں گاؤں دیہات میں مظاہرہ شروع کر دیا، تو یہ چھوٹا سا ہے کہ نہیں؟ اس کو اپنے احباب کے ذریعے وزیر اعظم خود ایسیس کروا لیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب لوگوں کے دینی جذبات مشتعل ہوئے ہوں تو ان کو دھمکی نہیں دینی چاہیے، ان سے مذاکرات سے راستہ نکالنا چاہیے، بات کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو تو ہالینڈ کے گستاخی کے معاملے میں ظاہر ہے کہ یہی لوگ اسلام آباد پہنچے تھے، تو وہاں پر شاہ محمود قریشی نے دانش مندی کا ثبوت دیا، اور دانش مندی کا ثبوت دے کر ایک ان کو بلا کر صاحبزادہ نور الحق کے ذریعے ان سے گفتگو کر لی تھی۔ ایسا معاملہ کرنا چاہیے۔ ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، معاشی طور پر جو ہمارا حال ہے، ابھی کتنی چیزوں کا، الیکٹرک کا بھی اور گیس کا بھی اور ساری چیزوں کا بھاؤ بڑھ گیا، ڈالر کے بھی قدر، ہم روپے کے قدر ڈالر کے مقابلے میں کم ہو گئی۔ چند دنوں میں یہ بھی ایک سن رہے ہیں کہ پیٹرول بم بھی گرایا جائے گا۔ جی آج سے ہی گر جائے گا، آج سے ہی گر جائے گا۔ اب ایسی صورت میں دیکھیے کرکٹ کا میچ ایک اور چیز ہے، مزید مذہبی معاملات کو ہینڈل کرنا اور چیز ہے۔ یہ شاہ محمود قریشی صاحب کو، نور الحق صاحب کو، شمشام شاہ بخاری صاحب کو اور ایسے لوگوں کو بلا کر پوچھتے کہ ریاست مدینہ میں اگر کوئی نبی کی گستاخی کرتا تھا تو ایسے کتنے واقعات ہیں اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا، یہ بھی کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال نہیں کیا انہوں نے۔ اور جو کچھ میں پورے دن سن رہا ہوں لوگوں سے اس تقریر کے بعد، میں خود یہ مانتا ہوں کہ جو احتجاج کر رہے ہیں وہ بھی جذباتی زبان استعمال نہ کریں، جی بالکل، اشتعال انگیزی کی زبان استعمال نہ کریں، لیکن سوال یہ کہ پاکستان کی سیاست میں یہ 3 اپنے خاص آدمیوں کو بلا کر پوچھ لیں کہ پاکستان کی سیاست میں دھرنے کی اور تیزی سے سخت زبان استعمال کرنے کی کس نے روایت ڈالی ہے، تو خود جواب مل جائے گا کہ ظاہر ہے کہ where there is action there is always equal and opposite reaction۔ جذباتی طور پر اس طرح مسئلے کو حل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر انہیں چائنا جانا ہے، یہ 3 رکنی کمیٹی بناتے، یہ 3 رکنی کمیٹی ان لوگوں سے لاہور میں جا کر گورنر ہاؤس میں میٹنگ کر لیتی اور تحمل سے کوئی راستہ نکالا جاتا تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ اور یہ بھی اسٹڈی کرنی چاہیے کہ 295C کا جو قانون ہے وہ قومی اسمبلی میں جب پیش ہوا، اس وقت میں وزیر تھا، اور جب یہ بل رکھا گیا تو اس میں سزا لکھی ہوئی تھی کہ عمر قید کی سزا دی جائے گی۔ تو میں نے کراچی سے MNA شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، کراچی سے MNA مولانا سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جید علماء تھے۔ میں نے اپنے طور پر کوئی بات نہیں، پہلے ان دونوں کے پاس سیٹ پر بیٹھنے گیا، اسمبلی کے اندر شروع نہیں ہوا تھا اجلاس، انہوں نے رائے دی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر میں وزیر قانون کے پاس چلا گیا کہ دیکھیے 2 بزرگوں سے رائے ملی ہے، اللہ میر نواز خان مروت کے بھی درجات بلند کرے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے وہ بل اٹھا لیا، پھر کچھ علماء سے میٹنگ کی، اور اس کے بعد یہ 295C کے لیے سزا کا تعین متفقہ طور پر ہوا۔ اس اسمبلی میں صرف علماء نہیں تھے، علماء بہت کم تھے، دینی بیک گراؤنڈ کے لوگ بہت کم تھے، پیر بہت کم تھے، لیکن
जागीरदार थे, सरमायादार थे, वडेरे थे, मुसलसल इलेक्शन जीतने वाले लोग थे, उन सब ने मुत्तफका तौर पर ये चीज पास की थी। तो मैं अब भी कहता हूं कि ये काम जज्बाती तौर पर नहीं होगा, आइंदा के लिए भी लाएमल। आज रात को हम नामी तौर पर इन तीनों हजरात को बुला लें, अच्छा, और इनसे समझ लें ये इशू क्या है, क्योंकि जिस पहले जज ने, लोअर कोर्ट के जज ने, पहले जज ने आसिया को फांसी की सजा दी थी, मैं उसको नहीं जानता था, लेकिन एक मरतबा में मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था। अच्छा। वो एक आदमी मुझे बार बार गौर से देख रहा था और मेरे से मिलने नहीं आ रहा था। मैंने उसको दूर से आवाज दिया और कहा अस्सलाम वालेकुम, तो वो उठकर मेरे पास आ गया, बड़े अदब से मिला। अच्छा। और उसने कहा मैं वो जज हूँ कि जिसने इस आसिया को फांसी की सजा दी है। अच्छा। तो मैंने कहा आप मस्जिद नबवी में बैठे हैं, वुजू से हैं, मुझे ये बताइए कि आप बिल्कुल मुतमईन हैं कि आपने ये सजा सही दी है, किसी दबाव में आए बगैर दी है? बोला मेरे ईमान के तकाजे को पूरा करने के लिए मैंने ये सजा दी है, और उससे वाकई मैं आपके सामने मस्जिद में बैठ के बयान नहीं कर सकता कि उसने क्या क्या गुस्ताखियां की हैं। तो ठंडे दिल से, तहम्मुल से, अगर वो जज्बात में है वजीर आजम, तो शाह महमूद कुरैशी और नूरुल हक और सबसाम शाह बुखारी ऐसे और दीनी लोगों का बैकग्राउंड रखने वालों से कल मीटिंग करें। एक हमारा इदारा है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, उसके लोगों को बुलाएं, उनसे मशवरा करें। हम भी नहीं चाहते कि किसी की का जानी नुकसान हो, किसी का माली नुकसान हो, इलाके बंद हो जाएं, स्कूल बंद हो, कॉलेज बंद हो, यूनिवर्सिटी बंद हो, कारोबार बंद हो, लेकिन देखना तो चाहिए कि जिस नबी की खातिर अल्लाह ने ये कायनात सारी बनाई है, जी बिल्कुल, उसके अदब का तकाजा रखना और गुस्ताखी न करना। अब हमारी माजी की हुकूमतों ने क्या किया? आखिर एक बांग्लादेश की तस्लीमा नसरीन, वो बहुत ज्यादा गुस्ताखी करके उसको बरतानिया ने पनाह दे रखी है। जी बिल्कुल। आफिया सिद्दीकी ने जो कुछ भी किया, लेकिन हमारी हुकूमत के लिहाज से आने वाले लोगों ने वादा किया था कि हम उनके लिए बात करेंगे। सीरियसली बात करने की जरूरत है। एक नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, एक मर्द था, मुसलमान के नाम का ही मुसलमान था, उसने नबी की शान में इतनी गुस्ताखियां की हैं, उसको भी इंग्लैंड ने पनाह दे रखी है। क्या अमेरिका ने उस पादरी को पकड़ा जिसने कुरान शरीफ पर वो मुकदमा चलाया? जी, इस तरह के बेइंतहा वाकयात हाजी साहब कदा कलामी माफ सामने आते रहते हैं। मैं आप चूंकि बड़े मुतदिल अंदाज में गुफ्तगू हर बार की तरह आज भी कर रहे हैं, आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि ये बहुत ही टची इशू है, इसके ऊपर हम सब के जज्बात जो हैं वो जाग जाते हैं, और हर कोई जो भी आशिकाने रसूल में से है वो इस मामले में बहुत टची हो जाता है। सर एक तरफ तो ये मामला है, और हम जो है आप खुद ये कह रहे हैं कि जी बड़ी उजलत से काम लिया, वज़ीर आज़म साहब ने ये एड्रेस करके एक प्रॉपर कमेटी तश्कील दी जा सकती थी और इस मामले को बड़े दूसरे अंदाज से भी हैंडल किया जा सकता था। सर ये फरमा दीजिएगा, उन्होंने रेफरेंस जरूर दिया कि यहां इस फैसला आने के बाद निहायत ही सख्त नौयत के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, ना सिर्फ उन जजेस के खिलाफ बल्कि आर्मी चीफ के खिलाफ भी, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की भी। तो क्या आप इस बात को भी कंडेम करते हैं कि किसी को भी वाजिबुल क़त्ल करार दे दिया जाए, किसी को भी जो है वो मुर्तद कह दिया जाए, या किसी को भी इस्लाम के दायरे से खारिज कर दिया जाए, तो इस तरह के मामला से भी इज्तनाब हमें करना पड़ेगा? हाजी साहब बात, ये दूसरा सवाल पूछा भी, ये भी बहुत अहम है। जैसे आपके टेलीविजन के सारे लोगों को मालूम है कि 4.5 पौने 5 महीने से मैं 90% घर पे रहता हूँ। बेशक, बिल्कुल। अच्छा, फेसबुक में देखता नहीं, लेकिन मेरे पास लोग जरूर आए हैं जिन्होंने ये बातें बताई हैं। तो थोड़ी देर पहले कहा ना मैंने कि ऐसे टची इशू पर जाहिर है कि अगर हुकूमत को हम कह रहे हैं कि आप मुशावरत करें, तो हम ऐसे ही इन दोस्तों और भाइयों से भी कहते हैं कि आप मुफ्ती मुनीबुर रहमान को बुलाएं, एक साहबजादा पीर सैयद मजहर सैयद काज़मी शाह साहब को बुलाएं, ठीक, जय्यद उलमा मुफ्ती साहिबान पाकिस्तान में बहुत हैं, और आपकी एक आवाज पर अपने सारे काम छोड़कर वो लाहौर में जमा हो सकते हैं। ठीक, तो फतवे देने से पहले इन्हें भी रिलीजियस तबके के जय्यद लोगों से मशवरा करना चाहिए। सही। जी अच्छा।
اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھی جو ہے وہ فتوے دینے سے اور اس طرح سے، لیکن اگر کسی نے اس طرح کا معاملہ کر دیا ہے کسی اجتماع میں جس کے بعد وہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، تو میں بار بار اس ایشو کو آپ سے اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ دیکھیں سینٹیمنٹ ہوتے ہیں لوگوں کے، پھر لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ جنونیت کی طرف چلے جاتے ہیں چونکہ یہ ایشو ہی ایسا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو کیا کیا جائے؟ تو پھر تو اسٹیٹ کا حرکت میں آنا کہ آپ کے خیال سے درست نہیں ہے؟ اگر پھر جب پرائم منسٹر صاحب یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ اگر اس طرح سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، کسی کے اوپر بھی اس طرح کے اگر الزامات لگائیں گے، کسی کے بھی عقیدے کے حساب سے یا اس کے دین کے حساب سے اس طرح سے آپ باتیں کریں گے، تو کیا اس کے اوپر اسٹیٹ کا حرکت میں آنا درست نہیں ہے؟ دیکھیے میں عرض کروں کہ یہ کتنا سینسیٹیو معاملہ ہے جی جن کا بیک گراؤنڈ خالصتاً روحانی دینی مذہبی نہیں ہے، جی ان کو اندازہ نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، جی تو ذل خویسرہ نامی ایک بندہ آیا جی اور اس نے گستاخی کی کہ اے محمد انصاف کرو، تو نبی کریم سے یہ بڑی گستاخی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں انصاف کر رہا ہوں اور میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ سیدنا فاروق اعظم ان کتنا بڑا دنیا کا ریفارمر حاکم دنیا میں اور کوئی بات پیدا نہیں ہوا، ان کی معلومات ان سب کو حاصل کرنی چاہیے۔ وہ کھڑے ہو گئے، تلوار نکالی اور کہا کہ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ نبی نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیے۔ حدیث لمبی، آپ کا ٹائم مختصر ہوتا ہے، مطلب یہ کہ یہ مدینہ شریف میں ہوتا تھا، لیکن یہ ضرور ہے کہ میں نے جیسے بالکل واضح طور پر کہا کہ جذباتیت کے بجائے کچھ تحمل سے مشورہ کرنے میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے، اور یہ جو اسٹیٹ کے ریئیکشن سے پہلے مشاورت ہو جاتی تو جب ہالینڈ کے سلسلے میں یہ اسلام آباد تک پہنچ کر مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے تھے نا، جی بالکل یہ اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا سا دونوں طرف سے پیار محبت نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن یہ کہنا آسان ہے۔ نبی کی گستاخی کا سن کر مثال کے طور پر نبی کی تو بہت بڑی شان ہے، میرے سامنے کوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرے تو میرے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ جی بالکل، جن کے سبب ہم مسلمان بنے، جن کے سبب ماں باپ کا ہم نے ادب سیکھا، جن کے سبب عدالتی نظام بنا، جن کے سبب ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے اور ماں باپ کا ادب کرنے کا طریقہ سمجھا، ان کے بارے میں گستاخی ہو تو حکمرانوں کو بھی تھوڑی وسعت قلبی کا ضرور مظاہرہ کرنا چاہیے دونوں طرف۔ حاجی صاحب ایک وقفے کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، میں بریک کی طرف جاؤں گا اور بریک کے بعد میں مفتی نعیم صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں گا، جس کے بعد میں ایک بار پھر آپ کی رائے لینے کی کوشش کروں گا کہ ایسی صورتحال میں جو کہ آپ نے ایک طریقہ کار بتایا کہ ایک کمیٹی تشکیل دے دینی چاہیے اس طرح کے معاملات سے نمٹنے کے لیے، مزید کیا کچھ معاملات ہو سکتے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ایک بریک، اور بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کے وزیراعظم صاحب کے قوم سے خطاب کے حوالے سے ہی ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور آسیہ کیس کے فیصلے کے حوالے سے اور اس کے بعد کی صورتحال پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں جناب مفتی نعیم صاحب، جو کہ معروف عالم دین ہیں۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ کہ اس پروگرام میں اور اس اہم موضوع کے اوپر آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے جا رہے ہیں۔ گو کہ جو سوشل میڈیا پر آپ کا پیغام اس وقت وائرل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اس میں آپ نے سخت برہمی کا اظہار کیا کہ جو کہ وزیراعظم صاحب کا قوم سے خطاب تھا، اور پھر ریاست کے حوالے سے جو بات کی گئی۔ لیکن میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا، آپ سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ ہمارے ساتھ حاجی حنیف طیب صاحب بھی موجود تھے، ان کا کہنا یہ ضرور تھا کہ یہ بڑے ٹچی ایشوز ہوتے ہیں، اس میں اتنی اجلت میں کام نہیں لیا جانا چاہیے تھا، بلکہ غالباً ایک کمیٹی تشکیل دی جا سکتی تھی یا اس طرح کا کوئی معاملہ کیا جا سکتا تھا۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں مفتی نعیم صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ یہ تمام پاکستانی اور تمام مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ جب دو عدالتوں نے فیصلہ دیا ان کی سزائے موت کا، کیا وہ جج نہیں تھے؟ ہائی کورٹ لاہور جج نہیں تھی؟ انہوں نے فیصلہ دیا اور اس سے 9 سال یہ قید میں رہی۔ اس کی وجہ سے ممتاز قادری اور گورنر صاحب جو ہے وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے۔
ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट को इतनी उजलत से बरी करना ये काबिल अफसोस है। और होना ये चाहिए था कि वो कमेटी बना देते या कोई और निशान करते मुसलमान। फिर उसके बाद हमारे वजीर आजम साहब ने जो बयान दिया वो और ही खतरनाक है। अच्छा, उन्हें वजीर आजम होने की हैसियत से कौम को एतमाद में लेना चाहिए। उन्होंने तो वो तरीका इख्तियार किया जो एक आईजी और थानेदार करता है कि जिसने रियासत के खिलाफ गड़बड़ की जो है हम उससे निपट देंगे। एक थोड़े से लोग हैं, ये थोड़े से लोग हैं। हर मुसलमान का दिल दुखा हुआ है पाकिस्तानी का, ये थोड़े से लोग हैं। इस औरत ने खुलेआम गुस्ताखी की है। ये ननकाना की रहने वाली औरत है। सारे दलाइल के बाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। तो वजीर आजम को चाहिए था कि जी आप ये कह दें कि सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील करें या कुछ करें, बजाय ये कहने के उन्होंने जो है ना अपने ऐसा इस्तेमाल किया जैसे कि मैं वजीर आजम नहीं हूँ बल्कि मैं एक थानेदार हूँ। अच्छा, जिसकी वजह से बड़ा अफसोस हुआ है हमें। हम तो इनके हिमायती थे, लेकिन इस बयान के बाद जो है हमारा दिल दुखा है। और मैं ये समझता हूँ कि इसको मामूली न लें कि ये थोड़े से लोग हैं जो वोट। गालिबन मुफ्ती साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। इसी के हवाले से हम जरा बात कर रहे थे और ये जरूर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से एक अमन के पैगाम की बात की जा रही थी, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि एटलीस्ट इस हवाले से ये गुफ्तगू कर सकें, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब के बयान आने के बाद ये इशू अगर अपलिफ्ट होता है तो ये सबसे अहम इशू होता है, क्योंकि इससे काबिल तक ये ऑन मीडिया भी इस तरह डिस्कस नहीं हो रहा था। लेकिन चूंकि वज़ीर आज़म साहब ने ये जरूर कहा कि रियासत के हवाले से और अगर इस तरह से लोगों के अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो फिर उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सिलसिले को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के अब दूसरे हिस्से में जो कि हमने कहा था कि शुरू में ही कि हम बात करेंगे पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे के हवाले से। साथ साथ जिस तरीके से हम देख रहे थे कि एक तरफ तो हुकूमत की जानिब से कहा जाता था कि अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आती है तो वो एक अवाम दोस्त ना सिर्फ बजट सामने लाएगी बल्कि जो पॉलिसीज होंगी, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी वो भी अवाम दोस्त होंगी। और ना सिर्फ अवाम दोस्त होंगी बल्कि जो कारोबारी तबका है वो काफी हद तक मुस्तफीद हो पाएगा इन तमाम तर पॉलिसीज से। लेकिन अब तक की अगर सूरत हाल पर बात करें, गो कि इस वक्त मुल्क की मुआशी सूरत हाल हमें मुस्तहकम नहीं दिखाई देती है और मौजूदा हुकूमत की जानिब से भरपूर कोशिशें और काविशें भी की जाती रही हैं। सऊदी अरब ने इस कड़े वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब कल चीन के दौरे के लिए भी रवाना होंगे और ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल दौरे चीन के बाद काफी हद तक मजीद मुस्तहकम होती हुई दिखाई देगी। लेकिन एक तरफ जहां ये मामलात हैं वहां वक्ती तौर पर अवाम के लिए महंगाई का तूफान दिखाई देता है। बिजली गैस के बाद अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में जो हमारी ताजिर बरादरी है वो किस हद तक इस मामले को देखती है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मियां जाहिर साहब। मियां साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप भी अपना कीमती वक्त हमें देने जा रहे हैं। सर, इससे कबल भी आप इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करते रहे हैं और अपना वर्जन जो है वो पेश करते रहे। ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त अगर हम करंट सिचुएशन देखें और ओवरऑल सिचुएशन हमारे सामने है तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई अवाम के लिए कड़ा वक्त है, ताजिर बरादरी के लिए कड़ा वक्त है और आइंदा आने वाला वक्त बेहतर होगा, या मौजूदा पॉलिसीज हुकूमत को ऐसी बनानी चाहिए कि कम से कम जो है वो अवाम इफेक्ट हो? सर देखिए, मैं ये समझता हूं कि जो पाकिस्तानियों में वक्त है वो तो यकीनन कठिन वक्त है और कड़ा वक्त भी है, क्योंकि हमारी इकॉनमी जो है वो अच्छी पोजीशन में नहीं है। और अच्छी पोजीशन में क्यों नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो हमारे अपने ही गलत काम है जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पे हम पूरा टैक्स नहीं देते। मिसाल के तौर पे हमारा पूरे का पूरा जो रिटेल और होलसेल नेटवर्क है वो टैक्स नेट में शामिल नहीं है। इसी तरीके से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो टैक्स नेट में शामिल नहीं है। इसी तरीके से हम कोई तकरीबन 750 अरब रुपए का सालाना हमारा टैक्स गैप है। टैक्स गैप वो होता है कि जो टैक्स गवर्नमेंट लेना भी चाहती है और लोग देना भी चाहते हैं मगर उसके लिए सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो 750 अरब रुपए का टैक्स गैप है। इसी तरीके से हम लोग तकरीबन को 500 अरब रुपए की बिजली जाया करते हैं, यानी कुछ चोरी करते हैं, कुछ लाइन लॉसेज में जाया करते हैं। 200 अरब रुपए की गैस जाया करते हैं हर साल की।
तो ये सब मिला मिलू के तकरीबन को 20 अरब डॉलर साल के बनते हैं। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जिसमें तकरीबन 600 अरब रुपया साल के हम जाया करते हैं। सही। तो ये वो चीजें हैं कि तकरीबन 20 अरब डॉलर साल के हम कमाने के बाद यानी टैक्स लोगों से लेने के बाद जाया कर देते हैं। ठीक। तो अब इस सूरत हाल में जब कोई कौम 20 अरब डॉलर अपने जाया कर रही हो हर साल, तो उसको दूसरी कौन सी कौम जो है वो कर्जा देगी और कौन सपोर्ट करेगा। अब हमें सऊदी अरब ने जरूर सपोर्ट किया है और वो आइंदा भी करेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम एक मुसलमान स्टेट हैं और वाहिद स्टेट हैं जो कि न्यूक्लियर पावर है। अब न्यूक्लियर पावर जो होती है उसको कोई इस तरह गिरने भी नहीं देता। अब चाइना है, चाइना के अपने मुफादात हैं, यकीनन वो हमें सपोर्ट करेगा। लेकिन ये सारी सपोर्ट जो हमारे दोस्तों से हम ले लेंगे, ये हमें पैसे वापस भी करने हैं उनको, और कमाने के बाद हम पैसे वापस करेंगे ना। तो उसके लिए हमें चाहिए कि ये जो हमें साल 2 साल का जो एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी सऊदी अरब की वजह से या चाइना की वजह से, हम उस ब्रीदिंग स्पेस को अपने मामलात को दुरुस्त करने में इस्तेमाल करें। अगर हम अपने मामलात, अगर ये जो लॉसेज है ना, ये भैंसे बेचने से हमारे लॉसेज ठीक नहीं होंगे। ये लॉसेज हमारे जो ठीक होंगे, ये जो चीजें अभी मैंने गिनवाई हैं जिसमें हम ये तकरीबन 20 अरब डॉलर का जाया करते हैं हर साल, ये उससे ठीक होंगे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उन इदारों को या तो प्राइवेटाइज करें या उनकी मैनेजमेंट को दुरुस्त करें, और फौरी तौर पे इनमें जो ब्लीडिंग है इस ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाए। अच्छा, इसी तरीके से फिर हमें चाहिए कि हमारी मिसाल के तौर पे एक्सपोर्ट्स हैं। अब एक्सपोर्ट्स हमारी जो है, इसमें जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो तकरीबन साल का 36 अरब डॉलर का है। 20 अरब डॉलर हमें बैरून मुल्क पाकिस्तानी बेचते हैं, तो 16 अरब डॉलर का नेट लॉस है। इस लॉस को कवर करने के लिए हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी होगी। अब एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए हम अपनी करेंसी की वैल्यू करते चले जाएंगे, तो उससे भी एक्सपोर्ट्स 2-3 महीने के लिए जरूर बढ़ेंगी, उसके बाद फिर वही पुरानी डगर पे आ जाएंगी। तो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए जब तक आप उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग और मार्केटिंग और इसके और कई स्पेशलाइज्ड टूल्स हैं, जब तक वो हम नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं यानी उसमें वैल्यू एडिशन नहीं होगी और प्रॉपर तरीके से सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं आएगी हमारी एक्सपोर्ट्स में। तो उसके लिए हमें काम करने की जरूरत है, और वो काम कोई साल 6 महीने में होने वाला नहीं है। तो उसके लिए एक परमानेंट स्ट्रेटेजी बनानी होगी। तो वो काम हम करेंगे तो इस तरीके से हमारी फिर एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू होंगी। अभी हमारे पास एक नुस्खा, एक कीमिया ये है कि हम रुपए की कीमत को डिवैल्यू करते हैं, उसके नतीजे में हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सस्ती हो जाती हैं। बैरून मुल्क लोग जो है हमारी यानी इम्पोर्ट्स करना शुरू कर देते हैं, वो 2-3 महीने के लिए एक टीका लग जाता है। तो ये चीजें जो है, और लेकिन होता क्या है कि अभी हमारा रुपया 20-25% डिवैल्यू हुआ, 20-25% समझ लें रातों रात लोगों की जेबों से निकल के, और जो बैरून मुल्क इम्पोर्टर हैं उनकी जेबों में चला गया। तो बात यह है कि उससे हमारी एक्सपोर्ट्स तो थोड़े दिन के लिए बढ़ जाएंगी, लेकिन ये कि 20-25% हमारी जो बढ़ जाएगी, यानी क्या कहना चाहिए, लोगों की यानी जो महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, तो उसको कौन निपटेगा। तो बात यह है कि इसके लिए रुपया डिवैल्यू करते चले जाना भी मसले का हल नहीं है। उसके लिए हमें वैल्यू एडिशन की तरफ जाना होगा, और उसके लिए हमें ब्रांडिंग पे जाना होगा। उसके लिए हमें जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए हमें सर्टिफिकेशन चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए, और बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में करने की जरूरत है। वो इकदाम जो हैं वो करने की जरूरत है, वो करेंगे तो फिर हमारी एक्सपोर्ट भी जैसे दूसरे मुल्कों की हैं एक्सपोर्ट, कि आप देखें ना 100-100, 150-150 अरब डॉलर की लोगों की एक्सपोर्ट्स हैं। वो क्यों है? इसलिए कि वो रॉ मटेरियल में तकरीबन 100, 200, 500, 1000% की वैल्यू एडिशन करते हैं। हमारे यहाँ जो वैल्यू एडिशन है वो सिर्फ 100-200% की है, हमारे यहाँ 500, 1000% की वैल्यू एडिशन नहीं है। और वो वैल्यू एडिशन तब होगी जब हम उसमें ब्रांडिंग ऐड करेंगे, मार्केटिंग ऐड करेंगे, और सर्टिफिकेशन ऐड करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन ऐड करेंगे। तो इस तरीके से फिर हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और उसमें वैल्यू एडिशन होगी। यानी एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब ये होता है कि आप क्वांटम वाइज एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं या वैल्यू वाइज एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं। तो आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो क्वांटम वाइज तो जो है सो है, उसमें वैल्यू वाइज भी एक्सपोर्ट आपकी बढ़ने की जरूरत है। वो वैल्यू वाइज जो दूसरे मुल्कों का यानी क्वांटम वर्सेस वैल्यू जो दूसरे मुल्कों की रेशो है वो तकरीबन 1000% की है, हमारे यहाँ 200% की है।
ठीक। तो ये चीजें जो है हमें ठीक करने की जरूरत है। ठीक, तो जरा ये जब क्विकली करेंगे सर, तो वक्त मामला मेरा खत्म हो रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्विकली बता दीजिएगा कि अवाम फिर इसका मतलब सफर करने के लिए जो है वो तैयार रहें कि जी जब तक ये स्टेबिलिटी हमारे पास नहीं होती तो उस वक्त तक इन्फ्लेशन इसी तरीके से हमारे सामने रहेगी और खास तौर पर जो है वो अवाम मुतासिर होते रहेंगे। सर क्विकली काइंडली अगर आप बता पाएं। जी जी, मैं यही समझ रहा हूँ कि जब तक आप उसके लिए करेक्टिव मेजर्स नहीं लेंगे तब तक यही रहेगा। ये तो हमें टॉनिक के तौर पे इमदाद आपको मिल जाएगी, लेकिन हमारी अपनी बेसिक हेल्थ ठीक करने की जरूरत है, वो नहीं होगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मेहर साहब, इस प्रोग्राम में आपने अपना कीमती वक्त दिया। गो के अब एक बार फिर जिस तरह से हम बोलते थे कि बिजली और गैस की कीमतों के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है और ये जरूर कहा गया था कि कुछ वक्त के लिए अवाम को कड़वा घोट पीना पड़ेगा, तो ये जरूर देखना होगा कि वो कुछ वक्त कितना होता है। उम्मीद हम जरूर लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस्तेहकाम की जानिब जा सके और बेहतरी की जानिब गामजन हो सके। प्रोग्राम दो टोक से फवाद अनवर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के मान।